हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHIC 132 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस बार मैं BHIC 132 का ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय कम मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसे में आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ BHIC 132 के वीडियो अपलोड न करने के कारण। ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैंने इससे पहले जो है जून सेशन में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उन सारे वीडियो को मैंने जो है प्लेलिस्ट में सजा के रखा है, तो वे सारे वीडियो देख लीजिए। एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी को देख करके जाइए, और एग्ज़ाम में आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ में से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना होगा कि किसी भी साम्राज्य के विस्तार और उस साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए प्रशासन का कुशल होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी साम्राज्य के विस्तार और उस साम्राज्य के शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए प्रशासन का कुशल होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए गुप्त साम्राज्य में भी कुछ ऐसे प्रशासनिक विभाग बनाए गए थे जिससे कि गुप्त साम्राज्य की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है। इसके बाद से आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग थे जो इस प्रकार हैं। ठीक है। तो बहुत सारे विभाग थे गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत। तो सबसे पहला विभाग आता है वह है राजा। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य में प्रशासन का मुख्य आधार राजा ही होता था। ठीक है। जिसके देखरेख में सभी प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता था। यानी कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में जो प्रशासन का जो मुख्य आधार क्या था? राजा के देखरेख में सभी प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता था। इसके अंदर लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य में प्रशासन के अंतर्गत राजा को शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए अनेकों उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत राजा का यह कर्तव्य होता था कि युद्ध और शांति के समय राज्य के नीति को निश्चित करेगा। ठीक है। राजा का क्या कर्तव्य होता था कि किसी भी युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को निश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी आक्रमण से अपने देश के लोगों का सुरक्षा करना उसका परम कर्तव्य होता था। ठीक है। युद्ध के समय में राजा ही सेना का नेतृत्व करता था। इसके अलावा वह विद्वानों और धार्मिक लोगों को रहने के लिए आश्रय देता था। राजा ही अपने केंद्रीय और प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी कि राजा जो था वह गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का प्रमुख आधार होता था, और राजा ही के देखरेख में ही सभी प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता था। ठीक है। और यहाँ पर मैंने जितने भी बताए हैं राजा के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, कौन कौन से कार्य थे, तो आपको इसको बना करके एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है। राजा के बाद आता है अगला विभाग, वह है मंत्री परिषद। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत मंत्री परिषद का एक अहम भूमिका होता था। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के जितने भी राजा होते थे वे सभी किसी विशेष कार्य के लिए मंत्री से ही सलाह लेते थे। यानी कि जितने भी राजा थे गुप्त साम्राज्य में, अगर उन्हें कुछ सलाह की आवश्यकता पड़ता था या कुछ एडवाइस लेना होता था, तो ऐसे में गुप्त साम्राज्य के राजा जो थे वे मंत्री से ही सलाह लेते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद में मंत्रियों को निम्नलिखित उत्तरदायित्व दिए गए थे जिन्हें उनका पालन करना पड़ता था। यानी कि मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे उनके भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, अलग अलग विभाग से संबंधित कार्य सौंपे गए थे जिन्हें कुशलतापूर्वक और अच्छे तरीके से जो है करना होता था। तो मंत्री परिषद समझ गए। यह दूसरा विभाग है प्रशासन का। किसके प्रशासन का? गुप्त साम्राज्य के प्रशासन का। ठीक है। अगला विभाग आता है सेना। ठीक है। तो हेडिंग देंगे सेना, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत सेना विभाग भी एक प्रमुख प्रशासन का एक हिस्सा होता था। गुप्त शासकों के पास एक सेना का बहुत ही बड़ा संगठन होता था। किसी भी युद्ध के समय
सेना का नेतृत्व राजा ही करता था। यानी कि अगर मान लीजिए युद्ध छिड़ गया तो ऐसे में उस युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? राजा ही करता था। राजा ही उस युद्ध का मेन या हेड आप कह सकते हैं व्यक्ति होता था, जिसके कंट्रोल में, जिसके नियंत्रण में होकर के जो है सभी युद्ध लड़े जाते थे। अर्थात राजा के नियंत्रण में ही रखकर युद्ध के समय सेना अपने सभी कार्य को करते थे। जैसे राजा बोलेगा, जैसे राजा डायरेक्शन देगा, वैसे ही सेना क्या करेगा? वह कार्य करेंगे। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में सेना का वेतन नगद रूप में दिया जाता था और उनके वेतन को देने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जाहिर सा बात है, अगर साम्राज्य बड़ा हो, ठीक है, और ऐसे में अगर सेनाओं की संख्या भी ज़्यादा हो तो उन सेनाओं को जीविकापार्जन के लिए तो वेतन तो देना ही पड़ता होगा। तो इसके लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे ताकि उनके सैलरी को दिया जा सके। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत पैदल सेना, हाथी सेना और घोड़ा सेना शामिल था। ठीक है। तो बहुत सारा सेना का विभाग था। पैदल सेना में बहुत सारे लोग थे, हाथी सेना भी बहुत सारा था और घोड़ा सेना भी थे। ये तीनों ही सेना किसी भी युद्ध में आते थे। ठीक है। और युद्ध के समय इनसे अनेकों कार्य लिए जाते थे। तो ऐसे बना करके एग्ज़ाम हॉल में लिखना है। हिस्ट्री है, कोई साइंस विज्ञान नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है कि आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। अगला हेडिंग आता है भू राजस्व प्रशासन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त साम्राज्य में शासन प्रणाली को सही ढंग से चलाने के लिए एक आय का स्रोत होना काफ़ी ज़रूरी था। जाहिर सा बात है, अगर सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो किसी भी साम्राज्य का जो शासन प्रणाली है उसको हम चला नहीं सकते हैं। तो किसी भी शासन प्रणाली को सही ढंग से चलाने के लिए एक आय का स्रोत होना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बिना आय के किसी भी शासन प्रणाली को चलाना कठिन हो जाता है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में जहां एक तरफ जुर्माने के माध्यम से आय की जाती थी, वहीं दूसरी तरफ भूमि से कर वसूल करके शासन प्रणाली को चलाया जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जुर्माना के माध्यम से मिलने वाला पैसा, यानी कि कोई किसी ने अपराध किया है तो ऐसे में उसे तो जेल में डालना ही पड़ेगा, तो उसके जुर्माना के माध्यम से जो पैसे मिलते थे और भूमि से टैक्स वसूल करके जो पैसा मिलता था, ठीक है, इन दोनों ही पैसा का उपयोग राज्य के विभिन्न कार्यों में किया जाता था। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में राजस्व से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए और शासन को कुशल पूर्वक चलाने के लिए योग्य अधिकारियों का नियुक्ति किया जाता था, जिसके अपने अपने अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे गए थे जिन्हें उन्हें करना होता था। तो यह रहा गुप्त साम्राज्य का शासन प्रणाली और शासन व्यवस्थाएं। ठीक है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देखिए। और इस बार जो है थोड़ा सा कम वीडियो आएगा BHIC 132 का, तो इसके लिए मैं काफ़ी निराश भी हूँ क्योंकि अपलोड नहीं कर पाया हूँ और आप जो है मुझ पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, तो इसके लिए मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। ठीक है। तो आप जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं सारे वीडियो को देख के जाइए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस वीडियो के माध्यम से हेल्प जरूर मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।